हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। आज की क्लास में हम यहाँ पे लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने पढ़ा था कि मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट कैसा होता है। अब बारी आती है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ने की। उसी से रिलेटेड फिर हम पढ़ेंगे कि फीमेल के अंदर कैसे स्पोर्स बनते हैं, कैसे फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा, यानी एम्ब्रियो सैक कैसे बनेगा। तो ये सारी चीजें हमने सेम इसी तरीके से मेल पार्ट में भी देखी थी ना। फीमेल पार्ट इज द पिस्टल। इसी पिस्टल में कोई तो एक ऐसा पार्ट होगा जिसके अंदर मियोसिस होगी, स्पोर्स बनेंगे, तो उसको बोलेंगे स्पोरेंजिया। और क्योंकि हम फीमेल के लिए मेगा वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे मेगा स्पोरेंजिया की बात होगी। सो मेगा स्पोरेंजिया के अंदर होगी मियोसिस बेटा, और उस मियोसिस से बनेंगे मेगास्पोर्स, और ये मेगास्पोर्स के फॉर्मेशन को हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। और ये ही मेगास्पोर उसके बाद किस तरीके से डेवलप होगा इन द फीमेल गेमेटोफाइट, और इस फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर होंगे फीमेल गैमीट। सो हमने देखा था कि 2 मेल गैमीट्स बनते हैं, पॉलन ग्रेन के अंदर 2 स्पर्म सेल्स बनते हैं, लेकिन फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर एक ही आपका गेमीट बनेगा। अब ये कैसे बनेगा, चलिए इसको पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे मेगास्पोरोफिल के बारे में। सो मेगास्पोरोफिल दैट इज योर पिस्टल। थोड़ी चीजें तो यार तुम लोग छोटी क्लास में भी पढ़ करके आए हो, 10th में भी पढ़ा है, थोड़ा उससे पहले भी पढ़ा है। उन्हीं कुछ बेसिक चीजों को पहले जानते हैं। ये स्ट्रक्चर आप सभी ने बनाया है। अब मैं यहाँ पे आपको दोबारा बना करके दिखाती हूँ, like this and this। फीमेल का पार्ट जरूरी नहीं है, मैंने आपको पहले भी बोला है कि एक ही फ्लावर में दोनों हो। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक फ्लावर में केवल स्टेमन हो और एक फ्लावर में केवल पिस्टल हो, या कभी कभी ऐसा होता है जब पिस्टल और स्टेमन दोनों होती है तो पिस्टल बेटा अंदर होता है और स्टेमन बाहर होता है। पिस्टल को अगर हम देखेंगे तो उसमें एक लंबा सा यहाँ पे स्टॉक है या वो डंडा है, जैसे हमने वहां पे फिलामेंट कहा था, इसको हम स्टाइल कहते हैं। और ये बेटा यहाँ पे स्टिग्मा होता है। स्टिग्मा थोड़ा सा स्टिकी होता है। अगर आपको याद हो, यहीं पे पॉलन ग्रेन आएगा, है ना। इसी स्टिग्मा में बेटा पॉलन ग्रेन आएगा। सो स्टिग्मा इट इज द स्टिकी सरफेस जिसके ऊपर पॉलन ग्रेन चिपक जाएगा। फिर हमने क्या पढ़ा था कि ये पॉलन ग्रेन में से ऐसी क्या बनेगी, एक ट्यूब बनेगी जिसको हमने कहा था पॉलन ट्यूब। और पॉलन ट्यूब कौन बनाता है? नथिंग बट इंटाइन ही पॉलन ट्यूब बनाता है। और उसके अंदर से ऐसे 2 मेल गैमीट आगे पहुंचेंगे। अब ये पूरी कहां तक जाएगी? सो ये जो इसका बल्ज पोर्शन होता है, दिस इज द ओवरी, फूला हुआ पार्ट, और इसी ओवरी से फ्रूट बनता है। तो जो भी आप फ्रूट खाते हो, टमाटर इज ऑल्सो फ्रूट, वो भी ओवरी से बनता है। या जो मटर की फली है दैट इज अ फ्रूट, या अगर मैं बात करूं मैंगो, इट इज अ फ्रूट। वो सारी चीजों के अंदर सीड होता है। तो फ्रूट जो है वो मेरा ओवरी में बन गया। तो फ्रूट्स जो सारे होते हैं वो ओवरी ही बाद में फ्रूट बनाता है। अब इस ओवरी के अंदर होगा ओव्यूल। ओव्यूल क्या है? इट इज द मेगास्पोरेंजिया। सो देखेंगे बेटा यहाँ पे, जैसे वहां पे एंथर था, एंथर के अंदर पॉलन सैक थे, यहाँ पे इस तरीके से ऐसे ये ओव्यूल होगा। अब आप बोलेंगे मैम ओव्यूल तो आपने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाया है। देखिए बेटा, ये मैंने प्रॉपर ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाया है। अब ओव्यूल कैसा होता है, ये अलग अलग शेप का हो सकता है। किसी किसी के अंदर ओव्यूल एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, किसी के अंदर कई सारे ओव्यूल हो सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने एक ही ओव्यूल बनाया है। नाउ ये किस तरीके से यहाँ पे लोकेटेड है? ओव्यूल के ये जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं इनको क्या कहते हैं ये हम अभी देखेंगे। बट ओवरी के अंदर जहां पे ओव्यूल प्रेजेंट है उस कैविटी को लोक्यूल कहते हैं। सो अब यहाँ पे समझो, ओवरी में बेटा देयर विल बी अ कैविटी
जिसको हम लोक्यूल कहेंगे, और इसी लोक्यूल के अंदर प्रेजेंट होगा ओव्यूल। क्या बोला मैंने? इसी लोक्यूल के अंदर प्रेजेंट होगा ओव्यूल। किस तरीके से प्रेजेंट होगा? तो ये प्लासेंटा के थ्रू जुड़ा होता है। तो यहां पे मैं लिख रही हूं बीच में थ्रू प्लासेंटा, प्लासेंटा के थ्रू ये जुड़ा होता है। अब इसके अंदर ओव्यूल है। प्लासेंटा ओव्यूल से कैसे जुड़ा है? अब यहां पे देखिए, सो लोक्यूल के अंदर ओव्यूल थ्रू प्लासेंटा जुड़ा है, लेकिन प्लासेंटा ओव्यूल से कैसे जुड़ा है? थ्रू अ स्टॉक विच इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल। प्लासेंटा से ओव्यूल एक स्टॉक की तरह जुड़ा है। सो यहां पे मैं अगर बोलूं तो इस एरिया में लेट्स सपोज मेरा यहां पे प्लासेंटा होगा, और ये जो मेरा यहां पे है जिससे मेरी पूरी ओव्यूल जुड़ा है, इसको मैं फ्यूनिकल कहूंगी। अब ये फ्यूनिकल से पूरी की पूरी ओव्यूल की बॉडी, सो दिस इज द पूरी ओव्यूल की बॉडी, और ये फ्यूनिकल, ये जिस तरीके से जुड़ा होता है इसको कहते हैं हाइलम। सो यहां पे मैं लिख रही हूं हाइलम के बारे में, ओव्यूल बॉडी विद फ्यूनिकल is through hilum. Hilum is the scar of the seed. आप कभी भी सीड देखते हैं तो बेटा ये ओव्यूल ही होता है जो सीड बनाता है। सो देखिए, ओवरी अगर फ्रूट बनाती है तो फ्रूट के अंदर क्या होता है? सीड होता है, जिसको उगा करके नया प्लांट मिलता है। तो बेटा सिंपल सी बात है, यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन का क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ओवरी फल है, फल के अंदर बीज होता है, वो सीड किससे बनता है? ओव्यूल से। तो ओव्यूल ओवरी के अंदर ही है ना। चलिए बेटा, बीज जब उगाते हो जमीन में, उसमें से नया प्लांट निकलता है, यानी कि उसी के अंदर बच्चा है। तो ओव्यूल के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होती है और ओव्यूल के अंदर ही बेबी होता है। अब कैसे होता है इसको अभी देखेंगे, लेकिन हाइलम सीड में कभी आपने स्कार देखा हो तो उसको हम कहते हैं हाइलम, स्कार ऑन द सीड विच इज नोन एज द हाइलम। सो कुल मिलाकर के मैंने यहाँ पे क्या देखा? देयर इज अ स्टिग्मा, ठीक है, स्टिग्मा पे आपका पॉलन ग्रेन आएगा। अब अगर मैं यहाँ पे आपको अलग कलर से बना करके दिखाती हूँ, ठीक है, ये मान लो ये पॉलन ट्यूब बनी, ये बेटा इस तरीके से यहाँ पे एंटर होती है। लेट अस मेक इट अगेन, like this. So this is the pollen tube, और इस पॉलन ट्यूब के अंदर होते हैं दो मेल गैमीट। इन दो मेल गैमीट को ये इसी के अंदर रिलीज करता है इनसाइड दी ओव्यूल। तो ऐसे पॉलन ट्यूब बनेगी, पॉलन ट्यूब अंदर तक जाएगी, ओव्यूल में एंटर करेगी और अपने स्पर्म सेल्स छोड़ेगी, यानी ओव्यूल के अंदर कहीं ना कहीं फीमेल गैमीट होगा। और फीमेल गैमीट किस में बनता है? गेमीटोफाइट में। अब ये गेमीटोफाइट कौन है, कैसा है, ये हम देखते हैं बेटा। सो यहां पे मैं अभी इसको ऐसे बना रही हूं, दिस इज द एम्ब्रियो सैक विच इज द फीमेल गैमीटोफाइट, इसके अंदर जाएगा। अब थोड़ा सा इसको और समझने के लिए अगर मैं इसको यहां से ऐसा कट करती हूं, तो यहां से कट करने के बाद देखिए बेटा मुझको क्या मिलता है, ये मेरे देखो दीज आर दी कैविटीज, ये मेरा लोक्यूल है। तो देखिए इसके अंदर 3 लोक्यूल है, हमने जो बनाया है वहां पे जो बना है इट हैज 1 लोक्यूल, सो इसको मोनोलोक्यूलर ओवरी कहते हैं। जैसे यहाँ पे 3 लोक्यूल हो गए तो ये ट्राइलोक्यूलर ओवरी है, यानी जिसके अंदर 3 कैविटी होगी।
और हर कैविटी के अंदर यहाँ पे ओव्यूल है। तो ये बेटा दिस इज दी ओव्यूल। अब ये कैसे जुड़ा है, ये वाला पार्ट, दिस इज दी प्लासेंटा, और इस प्लासेंटा से आपका ओव्यूल कैसे जुड़ा है, विद द हेल्प ऑफ दिस इज दी फ्यूनिकल। ठीक है, चलिए अब इसको आगे देखते हैं अंदर के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी का डायग्राम विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने क्लास 11th में मॉर्फोलॉजी चैप्टर में पढ़ा होगा सिनकार्पस, एपोकार्पस। सिनकार्पस का मतलब जब भी कहीं पे वर्ड सिन आ जाता है तो यहाँ पे यानी कि फ्यूजन है। सो देखिए बेटा, ये मेरी एक कंडीशन होती है जिसको आप कहते हो सिनकार्पस ओवरी। अगर आप यहाँ पे देखिए, इसी ओवरी से मेरे सारे स्टिग्मा ऐसे जुड़े हुए हैं, तो ये बेटा मेरी सिनकार्पस ओवरी होती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये ओवरी और यहाँ पे होगा ये ओवरी, सबकी अलग अलग है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एपोकार्पस। यानी बेटा ये कार्पल फ्री होता है और ये वाला कैसा है, ये आपका फ्यूज्ड है। यहाँ पे भी देखो एक अपनी ओवरी है और यहाँ पे ये सारे एक ही स्टॉक से लगे हुए हैं। डिपेंडिंग अपॉन इस ओवरी की पोजीशन क्या है, फ्लावर को भी अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे हाइपोगाइनस फ्लावर। तो नाम से पता लग रहा है हाइपोगाइनस फ्लावर का मतलब क्या हुआ, हाइपो मतलब नीचे, ठीक है, गाइनस समथिंग रिलेटेड टू फीमेल पार्ट। अब ये बेटा इसकी ओवरी है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे दिस इज दी ओवरी। ओवरी के नीचे से ये स्टेमन का फिलामेंट आता है और थैलेमस बेटा नीचे है, यानी थैलेमस आपका नीचे है ओवरी के। तो ऐसे फ्लावर में ओवरी आपको एज इट इज दिखेगी। ये क्या है, सुपीरियर ओवरी, ये छुपी हुई नहीं है। अगर आप उस वाले को देखोगे तो यहां पे बिल्कुल दिस इज दी थैलेमस और थैलेमस के अंदर तुम्हारी ओवरी है, ऊपर से स्टेमन जा रहे हैं। एपिगाइनस फ्लावर होता है, यहां पे ओवरी छुपी हुई है, सो दिस इज इंफीरियर ओवरी। और कभी अगर कहीं बीच में हो, ना पूरी तरीके से छुपी है ओवरी, ना पूरी तरीके से दिख रही है, पेरीगाइनस फ्लावर, सो दिस इज हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर ओवरी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे पढ़ेंगे ओव्यूल का स्ट्रक्चर। तो अभी तक हमने ये देखा कि ओवरी कहाँ पे होती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, कैसे जुड़ा होता है। फिर हमने यहाँ पे देखा कि फाइनली आपका ओवरी किस किस तरीके से हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन फ्लावर को क्या बोलेंगे। अब ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखिए, ये स्ट्रक्चर है, मैं फिर से ये स्ट्रक्चर बनाऊंगी, आप इसको कैसा भी बनाओ, उल्टा की सीधा, मेरे को उल्टा बनाने की आदत है, तो कभी तुमको कहीं पे ऐसा दिख जाए, ये भी बेटा एक ही चीज है। दिस इज दी ओव्यूल। अच्छा, ये क्या होगा अपना, ये मेरा वो फ्यूनिकल होगा जो प्लासेंटा से जुड़ा हुआ है। और हमने क्या पढ़ा था कि ये मेरा हाइलम होगा बच्चे। कभी कभी ये हाइलम पूरा ऊपर तक होता है, जैसे आप यहाँ पे देखिए, मैं इसको यहाँ पे नहीं बनाऊंगी नहीं तो हमारी वो खराब हो जाएगी। इसको इधर देखिए, ये मेरा दिस इज दी हाइलम, इससे ये मेरा फ्यूनिकल है बेटा। फ्यूनिकल हाइलम के थ्रू पूरी बॉडी से जुड़ा है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये हाइलम नीचे तक होता है, तब बेटा इसको कहते हैं रैफी। कभी कभी ये हाइलम ऐसे एक्सटेंड होता है तो इसको रैफी कहते हैं। नाउ ओव्यूल की ये जो मैंने जो लेयर्स बनाई है, सो ये एक्चुअली कवर है ओव्यूल को, जो प्रोटेक्ट करता है। सो देखिए बेटा, सीड होता है तुम्हारे पास, सीड की ऊपर की प्रोटेक्शन को क्या बोलते हो, सीड कोट बोलते हो। जब आप सीड को पानी में भिगाते हो तो वो पानी सोख करके फूलता है, उसका सीड कोट उतरता है, उसके अंदर से फिर पूरा प्लांट का बच्चा निकलता है। तो भाई वो जो कवरिंग होती है, ओव्यूल की ही कवरिंग सीड कोट बनाती है। सिंपल, अगर ओव्यूल सीड बनाएगा तो ओव्यूल की कवरिंग सीड कोट बनाएगी। तो ये जो होती है कवरिंग, दीज आर इंटेगुमेंट।
तो ये मेरा आउटर इंटेगुमेंट और ये अपना इनर इंटेगुमेंट। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते भी जाते हैं। अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूंगी, सो ये आउटर इंटेगुमेंट बेटा आउटर सीड कोट बनाता है, आउटर सीड कोट। अभी ये हम आगे पढ़ेंगे लास्ट में, इसको हम टेस्टा कहते हैं, थोड़ा सा याद रखिए। और इनर वाला इनर सीड कोट बनाता है जिसको हम टेगमेन कहते हैं, टेगमेन कहते हैं। अब ओव्यूल के जिस पार्ट से पॉलन ट्यूब एंटर कर रही है, इसका मतलब वहां पे थोड़ी सी ओपनिंग है, वहां पे थोड़ा सा पोर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जगह पे इंटेगुमेंट बिल्कुल अटे से ऐसे अटैच है, तो यहाँ पे इसने पोर छोड़ा हुआ है। तो ये वाला जो है दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड, दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड। सो माइक्रोपाइलर एंड का फंक्शन क्या होता है कि यहां से एंटर करती है पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब यहां से एंटर करेगी। और अगर आपने कभी सीड को हाथ लगाया हो, सीड को नजदीक से प्यार से देखा हो, तो उसमें एक छोटा सा पोर होता है, छोटा सा छेद होता है जिससे गैसेस वगैरह पास हो सकेगी, वो ये माइक्रोपाइल पोर ही होता है। सो दिस इज दी स्मॉल पोर इन दी सीड। जस्ट इसके ऑपोजिट वाला जहां पे इंटेगुमेंट नहीं है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो देयर इज नो इंटेगुमेंट, दिस इज दी चलाजा एंड। यहाँ पे क्या है, देयर इज नो इंटेगुमेंट। ठीक है, अब अंदर का ये जो पूरा पार्ट है, दिस इंटायर पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, ये पूरा का पूरा, ये सेल्स ही तो है बच्चे, यहाँ पे खूब सारे सेल्स होंगे। इनफैक्ट ये सारे ही सेल से बने हैं, मैं तो इसको डिस्टिंग्विश कर रही हूँ, अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया। तो ये अंदर वाले जो सेल्स हैं इंटेगुमेंट के, इस पार्ट को बेटा कहते हैं न्यूसेलस। आप ध्यान से सुनो, ये स्पोरोफाइट प्लांट है, तो इसके सारे बॉडी पार्ट भी स्पोरोफाइट होंगे। एंटेन एंड एस्लिस जहां पे मियोसिस हो जाएगा, फिर वो गेमेटोफाइट बन जाएगा। तो यानी कि ये सभी डिप्लॉयड होंगे, तो बेटा न्यूसेलस भी डिप्लॉयड होगा, ओव्यूल खुद भी डिप्लॉयड होगा, मेगास्पोरेंजिया तुम्हारा है ना, तुम्हारे इंटेगुमेंट के सेल भी डिप्लॉयड होंगे, ये सारी डिप्लॉयड होंगे। तो बेटा न्यूसेलस के सारे सेल डिप्लॉयड होंगे। अब न्यूसेलस का कोई एक सेल अच्छे से मैच्योर कर जाता है और वो बेटा बन जाता है मियोसाइट, यानी ये वो सेल बनेगा जो आगे जाकर के मियोसिस करेगा। जैसे कि हमने देखा था कि पॉलन सैक के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू है, यहाँ पे भी वही है, स्पोरोजिनस टिश्यूज का मतलब डिप्लॉयड सेल्स। तो उसके अंदर कोई सेल मियोसिस करता है, फिर माइक्रोस्पोर्स बनाता है। तो यहाँ पे भी मान लो ये सेल मैच्योर हो गया, अब इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ। सो ये मेरा होगा मेगास्पोर मदर सेल, ये क्या कहलाएगा, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होता है बच्चे, ये सेल आपका मियोसाइट होगा, यानी ऐसा सेल जो मियोसिस करेगा। तो ये ही बच्चे मियोसिस करेगा और बनाएगा मेगास्पोर, और वो मेगास्पोर उसके बाद डेवलप होता है एम्ब्रियो सैक में। तो ये इसके अंदर ऐसा स्ट्रक्चर कैसे बना, हमने यहां तक तो देख लिया। अब हमको समझना है कि ये कैसे बना, ये एम्ब्रियो सैक कैसे आया। भाई यहाँ पे तो मेगास्पोरोजेनेसिस होगी, तो ये मेगास्पोरोजेनेसिस के बाद यहाँ पे एम्ब्रियो सैक कैसे आया, ये हमको समझना है। तो चलिए अब हम इस चीज को समझते हैं। सो यहाँ पे इसको हम बाद में देखेंगे, पहले मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि इसके आगे का प्रोसेस कैसे हुआ। लेट्स रिवाइज वन मोर टाइम कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने देखिए बेटा ये हाइलम, ये फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। अब न्यूसेलस है, ये सब डिप्लॉयड है बेटा। न्यूसेलस का कोई एक सेल मियोसिस करेगा, तो वो यहाँ पे आपका मेगास्पोर्स बनाएगा। तो मेगास्पोर के बाद वो डेवलप होता है एम्ब्रियो सैक में, तो इट शुड बी हैप्लॉइड। अब ये कैसे बना,
इस डायग्राम को समझने के लिए पहले हम अपना डायग्राम देखते हैं। चलिए बेटा, अब मैं आपको इसको ऐसे ही बना करके दिखाती हूँ। तुमको उल्टा बनाना है उल्टा बनाओ, सीधा बनाना है सीधा बनाओ। ये अपने पास क्या है? दिस इज द डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, चलिए ये सेल क्या करेगा? मियोसिस करेगा। तो मियोसिस 1 से 2 सेल बनेंगे हैप्लॉइड, मियोसिस 2 से 4 सेल हो जाएंगे, चारों हैप्लॉइड। तो यहाँ पे हुई मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अब मैं आपको इसी के अंदर बना के इसलिए दिखा रही हूं ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे बेटा इसने मियोसिस किया और ये 4 सेल्स बन गए। These are the megaspores. These are the megaspores। क्योंकि मियोसिस से बने हैं तो ये हैप्लॉइड हो गए। अगर आप इसको यहाँ पे गौर से देखें तो मैंने एक सेल को बड़ा बनाया है और बाकी बेटा छोटे छोटे हैं। सो होता क्या है इस वाले में? ये बेटा which is fourth from the micropyle, ये ही मेरा अच्छे से फुली डेवलप हुआ है। अगर आप बाकी देखेंगे तीनों मेरे छोटे हैं, तो एक ऐसा कुछ हुआ होगा कि एक ने ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन खा लिया तो वो सेल बड़ा हो गया, बाकी सेल छोटे होंगे। सो यहाँ पे बेटा क्या होगा? ये 3 जो सेल्स होंगे ये डीजेनरेट कर जाएंगे। जब मैं कहती हूं डीजेनरेट हो जाएंगे तो डीजेनरेट का मतलब होता है कि ये खत्म हो गए ना, दे आर लॉस्ट, खत्म है। और अपना एक ही सेल यहाँ पे पूरी तरीके से डेवलप होता है। याद रखिएगा कि माइक्रोपाइल से 1 2 3 4 फोर्थ फ्रॉम दी माइक्रोपाइल एंड, यानी चलाजल वाली साइड वाला यही बेटा अच्छे से डेवलप हो रहा है। सो ये मेरा मेगास्पोरोजेनेसिस है। अब मुझे क्या देखना है कि इसमें से मेगा गेमीटोफाइट कैसे बना। पहले यहां देखिए, ये एक सेल यहां पे बनाया हुआ है, ये इसका न्यूक्लियस, और ये सेल मेगास्पोर मदर सेल। इसने मियोसिस 1 करी तो इसने यहाँ पे 2 सेल्स बनाए। ठीक है, अच्छा, तो 2 सेल स्टेज को मैंने बोल दिया डायड। फिर बेटा यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे 4 सेल्स बन गए मियोसिस 2 के बाद। ये अब ये आप देख रहे हो, दिस इज द 4th सेल। ये मेरा लार्ज है, बाकी 3 हो गया। अच्छा, 4 सेल की स्टेज को टेट्राड कहते हैं। अच्छा, अब ये 4th वाला आपका क्या करेगा? आगे डेवलप होगा और बाकी की जो 3 है वो डीजेनरेट हो जाएंगे। अब देखिए वो क्या करेगा। अब मान लीजिए कि तुम्हारे पास ये वो एक, इसको बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर बोले तो वो मेगास्पोर जो फंक्शनल है, यानी जो आगे करके डिवाइड होगा और गेमीटोफाइट में डेवलप होगा। अब ये क्या करेगा? सिंपल, इट विल परफॉर्म इट्स फंक्शन, इट विल अंडरगो डिवीजन एंड इट विल प्रोड्यूस व्हाट? इट विल बी प्रोड्यूस इनटू अ गेमीटोफाइट। अगर आप याद करें तो जैसे हमने क्या किया था, माइक्रोस्पोर था, उसमें माइटोसिस हुई, 2 सेल बने, वेजिटेटिव जेनरेटिव, फिर जेनरेटिव में फिर से माइटोसिस हुई तो 2 स्पर्म सेल बने, वो मेरा पॉलन ग्रेन कहलाता है। तो अभी मेरा एम्ब्रियोसैक बना नहीं है, अभी इसी से एम्ब्रियोसैक बनेगा। सो ये बेटा क्या करेगा? अब ये माइटोटिक डिवीजन करेगा। अब देखिए माइटोसिस क्यों करेगा? क्योंकि ये हैप्लॉइड है, अब ये मियोसिस नहीं कर सकता। तो ये हुई तुम्हारी पहली माइटोसिस। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 न्यूक्लियस आ गए। अब देखिए जैसे वहां पे था ना, सेम यहाँ पे भी ऐसा चक्कर है। अभी ओनली कैरियोकाइनेसिस हुई है, अभी साइटोकाइनेसिस यहाँ पे नहीं हुई, ओनली कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, ये बेटा एक और माइटोसिस करेगा तो 2 से 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे।
फिर उसके बाद ये एक और माइटोसिस करेगा, 4 से 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे। यहां पे भी अभी केवल कैरियोकाइनेसिस हुई है। सो ये क्या है? इट इज 1 सेल एंड इट इज 8 न्यूक्लिएट स्टेज। यस और नो? अभी यहाँ पे 8 न्यूक्लियस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीसरी बार माइटोसिस हो गई, 8 बन गए। अब ये आगे जाकर के डेवलप होगा लाइक दिस। अब बेटा इसमें साइटोकाइनेसिस होगी और बनेंगे सेल। तो नाउ देयर विल बी साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस तो पहले ही हो गई, अब साइटोकाइनेसिस होगी। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा? जो भी न्यूक्लियस है अब वो अपने अपने सेल बटेंगे। तो मेरे 3 सेल ऊपर बन जाते हैं। अब यहां पे देखिएगा 3 सेल ऊपर बनेंगे और ये 3 न्यूक्लियस उसमें चले गए। 3 मेरे नीचे होंगे और एक सेंट्रल सेल बीच में। देखो मैंने क्या बोला, ये 3 मेरे क्या हो गए? 3 एंटीपोडल सेल्स। इनको हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। और ये चलाजा वाले एंड की तरफ होता है, ऊपर वाले एंड की तरफ होता है। ये चलाजा वाले एंड की तरफ होता है। ठीक है, 3 सेल मेरे नीचे हो गए, जिसमें से ये दोनों सेल, दीज आर दी 2 सिनर्जिड्स और ये माइक्रोपाइल साइड में है, यानी इस साइड में यहाँ पे। मतलब ये एक था, एक ही बड़ा सेल बन गया, इसके अंदर न्यूक्लियस बने, फिर न्यूक्लियस में साइटोकाइनेसिस हुई और ऐसे बन गया। तो इस ये वाले पार्ट की जगह ये पूरा अंदर है। अच्छा, ये मेरा एग सेल है विच इज द फीमेल गैमीट। और बीच का एक सेंट्रल सेल, जो सबसे बड़ा सेल है, सेंट्रल सेल, और उसके अंदर 2 न्यूक्लियस, उसको हम कहेंगे पोलर न्यूक्लियाई। अब देखिए बेटे मैंने यहां पे क्या बोला, हमारे पास एक मेगास्पोर था, उसमें 3 बार माइटोसिस हुई। तो 3 बार माइटोसिस से 8 सेल बनते हैं, लेकिन पहले से बार न्यूक्लियस बने, उसके बाद वो अलग अलग सेल में डिवाइड हुआ। सो मेरे पास ऊपर 3 एंटीपोडल सेल्स बने। बेटा माइटोसिस है, माइटोसिस से बना है, तो ये भी हैप्लॉइड होंगे। सो दीज सेल्स आर हैप्लॉइड सेल्स। चलिए, सेंट्रल सेल एग सेल भी हैप्लॉइड होगा, सिनर्जिड भी हैप्लॉइड होंगे। बेटा अब सेंट्रल सेल क्या होगा, हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड होगा? अभी तो बेटा ये सेल आपका हैप्लॉइड है। क्यों? क्योंकि 2 पोलर न्यूक्लियाई, भले ही इसके अंदर 2 न्यूक्लियस हैं, लेकिन ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज नहीं कर रहे। अब मैं यहां पे लिखूंगी कि इफ 2 पोलर न्यूक्लियाई, अगर ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाता है, देन बेटा ये कहलाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस। तब ये क्या कहलाएगा? सेकेंडरी न्यूक्लियस कहलाएगा। और उस टाइम पे जो सेंट्रल सेल कहलाएगा वो आपका डिप्लॉइड सेल हो जाएगा, है कि नहीं? ये बीच वाला लार्जेस्ट सेल है मेरा। अभी इसमें 2 न्यूक्लियस है, तो हुआ क्या? साइटोकाइनेसिस हुई, अलग अलग सेल डिवीजन हुई और न्यूक्लियस उसमें चला गया। 8 न्यूक्लियस थे, लेकिन सेल बेटा 7 ही बन पाए। एक सेल में, बीच वाले सेल में, सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस आ गए, तो अभी ये हैप्लॉइड ही है। लेकिन अगर ये फ्यूज कर जाता है, देन इट इज अ सेकेंडरी न्यूक्लियस और ये डिप्लॉइड कंडीशन हो गई, तब मेरा ये सेंट्रल सेल डिप्लॉइड कहलाएगा। नाउ दिस इज द गैमेटोफाइट। अब इसको डिटेल में देखते हैं बेटा। सो यहाँ पे देखिए, मैं इधर दिखाऊंगी। सो ये मेरे पास एम्ब्रियो सैक विच इज द फीमेल गैमेटोफाइट, जिसमें मेरे पास 3 एंटीपोडल्स हैं। इसका काम थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन, इतना ज्यादा इसका काम फंक्शन नोन नहीं है, इट इज अननोन। ये जो मेरे सिनर्जिड्स होते हैं, ये सिनर्जिड बेटा पक्का पक्का न्यूट्रिशन का काम करता है। ये जो मेरा एग है हैप्लॉइड, दिस इज द फीमेल गैमीट, जो एक्चुअली आगे जाकर के फ्यूज करेगा किसके साथ? स्पर्म सेल के साथ।
और ये मेरे पोलर न्यूक्लियाई। बेटा ये पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे विथ अदर मेल गैमीट और ये आगे जाकर के बनाएगा दी एंडोस्पर्म। अब ये हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा बता रही हूं। देखिए भाई, माइक्रोपाइल के अंदर अगर आप देखेंगे तो माइक्रोपाइल के अंदर यहां से जब पॉलन ट्यूब घुसेगी तो ये बेटा 2 स्पर्म सेल छोड़ेगी। तो 2 स्पर्म सेल है अपने पास। अब एक स्पर्म सेल तो फ्यूज कर जाएगा किसके साथ? फीमेल गैमीट के साथ। दूसरा स्पर्म सेल पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है और एंडोस्पर्म बनाता है। ये एंडोस्पर्म बेटा न्यूट्रिशन का काम करेगा टू एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो क्या है यहाँ पे देखो, तो ये जो फीमेल गैमीट होता है ये एक मेल गैमीट के साथ फ्यूज करेगा और बेटा क्या बनाएगा? जाइगोट। अब जाइगोट एक सेल का होता है और ये डिप्लॉयड हो गया। क्यों? क्योंकि 2 न्यूक्लियस फ्यूज कर गए। सो दिस इज 1 सेल जाइगोट। लेकिन जब इसमें डिवाइड होगा, क्योंकि एक्चुअली जब आप सीड उगाते हो और जिसमें से रेडिकल प्लूम्यूल निकलता है, पूरा प्लांट निकलता है, तो वो एम्ब्रियो ही तो ग्रो होता है, वो जाइगोट से ही तो बना है, जैसे हम जाइगोट से बने। तो यही जाइगोट आगे जाकर के डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियो बना रहा है और इस एम्ब्रियो की न्यूट्रिशन के लिए एंडोस्पर्म बनता है। तो ये कुछ ऐसा है बेटा। चलिए मैं आपको इस तरीके से भी बना देती हूँ ताकि तुमको लगे कि मैम एग्जाम में ऐसा बनाया है, प्लीज ऐसा वाला बता दो। देखिए बेटा, यहां पे तुम्हारा बन गया एम्ब्रियो सैक, इधर तुम्हारे ये सिनर्जिड्स, दिस इज द एग। ठीक है, ये तुम्हारे 3 एंटीपोडल और ये बेटा सेंट्रल सेल के 2 पोलर न्यूक्लियाई। जब तुम्हारी ट्यूब आएगी तो वो कुछ इस तरीके से आएगी। यहां पे जब पोलन ट्यूब आएगी तो वो अपने मेल गैमीट को इसके पास छोड़ेगी। अब ये पोलन ट्यूब को रास्ता कौन दिखाएगा कि यहां से आना है? तो इसी सिनर्जिड के पास यहां पे इस तरीके के ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, इसको कहते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। इसको फिलीफॉर्म अपैरेटस कहते हैं। सो यहाँ पे देखेंगे दीज आर फिलीफॉर्म अपैरेटस। ये क्या करता है बच्चे? ये गाइड करता है पोलन ट्यूब को। तो ये तुमसे पूछा जाता है कि तुमको एक डायग्राम दे देगा और उसमें से क्वेश्चन पूछेगा, देन यू हैव टू आंसर कि किसका काम क्या होता है वगैरह वगैरह। तो जो फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है ये पोलन ट्यूब को गाइड करता है कि आजा यहाँ से अपने स्पर्म छोड़। ठीक है, चलिए अब देखिए बेटा, ये सारी चीज हुई। तो इस तरीके से ये ओव्यूल के अंदर है। तो नाउ यू नो कि अगर मेरा यहाँ पे ओवरी होगा, अब आपको पता है अगर ये अपना ओवरी है तो ओवरी अपना फ्रूट बनाएगा, अगर ये अपना ओव्यूल है तो ओव्यूल अपना सीड बनाएगा और सीड के अंदर ये एग अपना एम्ब्रियो बनाएगा। इस तरीके से यहाँ पे कहानी चलती है। और अब मैं एक एम्ब्रियो सैक की बात करूं, इसमें कितने सेल हैं और कितने न्यूक्लियस? सो इट हैज 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएट स्टेज। ये आता है, इसको एक्सप्लेन करना है। 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस स्टेज, यानी कि 7 सेल, एक सेल में 2 न्यूक्लियस, तो 8 न्यूक्लियस स्टेज हो गया बेटा। और ये भी ऑब्वियसली हैप्लॉइड ही होगा क्योंकि ये माइटोसिस से बना है। सो दिस वाज द फीमेल गैमेटोफाइट। इस तरीके से यहाँ पे सारी कहानी होती है। अब नेक्स्ट हमको यहाँ पे क्या समझना है कि किस तरीके से जो मेल का स्पर्म आएगा, कैसे वो एग के साथ फ्यूज करेगा, कैसे फर्टिलाइजेशन होगी। लेकिन सबसे पहली चीज कि पॉलन ग्रेन आएगा भी कैसे? स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन तो भेजना है ना बेटा। चलिए, अब हमने यहाँ पे एक चीज स्किप की थी, मैंने बोलता मैं आपको बाद में बताती हूँ। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इसलिए लास्ट में बता रही हूँ। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम देखा जाए, अगर आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट आस्क्ड, लेकिन हम जो ओव्यूल बना रहे हैं वो ये वाला ओव्यूल है, केवल ये इंपॉर्टेंट है। इसको एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। एनाट्रोपस ओव्यूल क्या है? जिसका माइक्रोपाइल एंड इधर
जिसका चलाजा एंड अदर, और फ्यूनिकल बेटा माइक्रोपाइल के एडजेसेंट में। मेजॉरिटी एंजियोस्पर्म में एनाट्रोपस ओव्यूल होता है। बाकी ऐसा भी हो सकता है कि देखिए फ्यूनिकल, चलाजा, माइक्रोपाइल सारे एक लाइन में है, ऑर्थोट्रोपस कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऐसा हुआ, थोड़ा सा ये बेंट है, कंपाइलोट्रोपस। ये देखिए ये पूरा तुम्हारा एम्ब्रियो ऐसे घूम गया, ये से घूम करके आता है। सर्सिनोट्रोफस जब फ्यूनिकल से पूरा घूम करके दोबारा आया। हेमीऑटोट्रोफस जिसमें फ्यूनिकल 90 डिग्री पे है, माइक्रोपाइल और चलाजा। ठीक है, सो विद दिस थिंग हमारा ये लेक्चर फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। सो बाय बाय एंड थैंक यू।